Good evening. Welcome to our Salesforce admin workshop. So, my name is Pradyumn Bansal, 3x Salesforce certified developer and admin. Currently, I am working as technical trainer at Star Infotech College Ajmer. My major job role is giving training to students about PHP, Salesforce, Java, and other subjects, and also guide and monitor their projects with several technologies. So some meeting rules are here. Please mute your mic. Keep adding question in chat window, and I am answered the all question in the last of the session. So what we learn today? So आज अपन पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में. क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग, IaaS, PaaS एंड SaaS के बारे में. फिर उसके बाद क्योंकि सेल्सफोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपन क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने के बाद सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद अपन सेल्सफोर्स की एक और में साइन अप करेंगे, मतलब एक सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाएंगे. और क्योंकि अपन को एज अ डेवलपमेंट साइट सेल्सफोर्स की एक्सप्लोर करनी है, तो अपन उसका डेवलपमेंट ऑर्ग क्रिएट करेंगे. इसके बाद उसकी जो ऑर्ग क्रिएट होगी, उसका जो इन्वायरमेंट है, मतलब उसका जो इंटरफेस अपने सामने आएगा, उसका ओवरव्यू अपन देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस किस काम में अपने आएगी. ओके. सो अब अपन देखते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन अपने लोकल मशीन के ऊपर चला रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप एक ही यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है. एंड अगर आपको एक ही समय में वो जो एप्लीकेशन है उसका डेटाबेस सेंट्रलाइज रखना है, मतलब कई सारे यूजर्स उस एप्लीकेशन को काम में ले पाए, लाइक जैसे बैंक है, उसके अंदर आपका SBI बैंक है, तो SBI की एक ही एप्लीकेशन को कई सारे उसके जो एम्प्लॉयज है वो एक साथ काम में ले पाए, तो उसके लिए फिर अपन को जो अपनी एप्लीकेशन है उसको किसी नेटवर्क के ऊपर डालना पड़ेगा. अगर आपको वो नेटवर्क पब्लिक रखते हो तो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, ना सिर्फ आपके एम्प्लॉयज बल्कि दुनिया में कोई भी. जैसे इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स होती है, तो वो होता है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर डला हुआ. एंड अगर आपको चाहिए कि नहीं उसको कोई सर्टेन यूजर ही काम में ले पाए, तो वो हो जाता है आपका प्राइवेट नेटवर्क. लाइक किसी बैंक के अंदर कोई नेटवर्क है, ठीक है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर कोई नेटवर्क बना रखा है जो सिर्फ, और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है उसको सिर्फ उसके एम्प्लॉयज ही यूज में ले सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेशन रखना. तो अभी जो अपन वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो गाइस वो कौन से नेटवर्क के ऊपर चल रहा है? पब्लिक नेटवर्क के ऊपर चल रहा है. ठीक है. ओके. सो अपन देखते हैं नेक्स्ट. स्टिल ज्वाइन कर रहे हैं लोग. सो क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड से ही बना है क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जो आप अभी जैसे मैंने बात करी कि क्लाउड के ऊपर अपन एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रखा है अपन ने, क्लाउड के क्लाइंट एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रखा है अपन ने किसी नेटवर्क के ऊपर. तो नेटवर्क पे वो सर्वर यूज में ले रहा होगा, आपका स्टोरेज यूज में ले रहा होगा, कई सारे रिसोर्स काम में ले रहा होगा, और वो रिसोर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट होके फिर ही आपका क्या चला रहे होंगे, आपकी एप्लीकेशन चला रहे होंगे. तो वो नेटवर्क यूज ले रहा है, वहाँ पे सर्वर है. सर्वर क्या होता है? एक स्टोरेज होता है आपका, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, और जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी उस सर्वर के थ्रू होती है. तो आपका नेटवर्क है, सर्वर है, स्टोरेज है, एप्लीकेशन है, सर्विस है, ये सब क्या है? आपके जो रिसोर्सेज चल रहे हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, उसी को अपन बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. लाइक जैसे अगर अपन अपने लोकल मशीन की बात करें, अपने लैपटॉप की, अपने कंप्यूटर की बात करें, तो आप जब किसी एप्लीकेशन को चलाते हो तो वो आपकी हार्ड डिस्क काम में लेता है, आपकी रैम काम में लेता है. ठीक है. तो वहां पे उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं, कि अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है. उसी तरीके से जब अपन किसी क्लाउड के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर कोई एप्लीकेशन रखते हैं, तो वहां पे सर्वर काम में आ रहा होता है, स्टोरेज काम में आ रहा होता है, एप्लीकेशन काम में आ रही होती है, सर्विसेज काम में आ रही होती है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको अपन बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके भाई. लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये सब फैंसी टर्म आपको हो सकता है कम समझ में आई हो, क्योंकि ये सब फैंसी डेफिनेशन अपन पढ़ते रहते हैं. तो अपन एक सिनेरियो लेके देखते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या.
ओके, तो वाई क्लाउड, ठीक है, क्लाउड क्यों, जब अपन एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं तो अपन क्लाउड के ऊपर क्यों जाए। तो लेट एज्यूम यू वांट टू मेक अ एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए, जो आपके एम्प्लॉइज यूज करते हैं, जिसको आपके एम्प्लॉइज यूज करेंगे। तो आप कोई एप्लीकेशन ले सकते हो, या फिर आपके माइंड में अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो कोई आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के एम्प्लॉइज यूज करेंगे। अब आप एप्लीकेशन करो, वेबसाइट करो, ठीक है। अब उसके लिए आपको बेसिक रिसोर्सेज क्या चाहिए, ठीक है, अगर बिल्कुल बेसिक रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो अगर आप क्लाउड के ऊपर नहीं जा रहे हो तो आपको सबसे पहले सर्वर चाहिएगा, ठीक है, एक आपको एक सर्वर चाहिएगा। उसके बाद आपको एक डेटाबेस चाहिएगा, ताकि आप जो भी डेटा स्टोर करोगे वो एक डेटाबेस में जाएगा। तो आपको डेटाबेस स्टोर करने के लिए वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा यूजर इंटरफेस के लिए, क्योंकि आपके जो यूजर एप्लीकेशन चलाएंगे या वेबसाइट चलाएंगे उसके लिए आपको एक यूआई चाहिए, ठीक है। जैसे अपन कोई वेबसाइट चलाते हैं तो उसके अंदर अपन के पास फॉर्म होते हैं, अपने पास कई सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो आपको सर्वर चाहिएगा, डेटाबेस चाहिएगा और सॉफ्टवेयर चाहिएगा, और आपको उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अगर आपको खुद कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आपको एक एक्सपर्ट रखना पड़ेगा जो आपका सर्वर होस्ट कर सके, ठीक है, सर्वर पे स्टोरेज बना सके, उसको पब्लिक कर सके या इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। उसके बाद आपका डेटाबेस उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सके कि जो भी डेटा है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर है। उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर होगा एंड के ऊपर, उसको वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आपको इतनी सारी बेसिक रिसोर्स पहले चाहिए होंगे, ठीक है, अगर आप कोई सी भी एप्लीकेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हो और उसको नेटवर्क पे रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको बेसिकली चाहिए होती है एक डायनेमिक एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे अगर आपको वो चारों चीजें चाहिए तो आपको एक सर्वर्स लेने पड़ेंगे। आपको उन सर्वर्स की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और मेंटेनिंग करनी पड़ेगी। सर्वर्स की मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग मतलब कि सर्वर्स का, जैसे आपके पास स्टोरेज है तो उसका बैकअप लेना, सर्वर्स की मेंटेनिंग करना, ठीक है, क्योंकि सर्वर एक मशीन है। जैसे अपने लोकल पीसी के अंदर हार्ड डिस्क होती है स्टोर करने के लिए, रैम होती है प्रोसेसिंग के लिए, वैसे सर्वर में भी रैम और हार्ड डिस्क होती है। तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और जो आप सॉफ्टवेयर उसके ऊपर लॉन्च कर रखा है, जिसको आपके एम्प्लॉयज काम में ले रहे हैं, तो उसकी भी आपको अपडेट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो ये सब आपको करना पड़ेगा अगर आप एक एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हो, ठीक है, अपने खुद के नेटवर्क के ऊपर। सो गाइस, क्या ये रिलायबल है, क्या ये इजी है आपके लिए? तो जितना भी ये सेटअप है आपका, कि आप सर्वर ले रहे हो, सर्वर के बाद आप उससे डेटाबेस कॉन्फ़िगर करा रहे हो, डेटाबेस कॉन्फ़िगर कराने के बाद आप उसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर डाल रहे हो और उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके यूजर्स बढ़ सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज बढ़ सकते हैं, आपके बिजनेस लॉजिक बढ़ सकता है, तो उस अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर रहे हो। तो ये सब क्या आपके लिए ईजी या रिलायबल है? तो सबसे पहले सेटअप जो होगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। ट्रबल शूटिंग आपने सुना होगा, ठीक है, वो बहुत टेडियस हो सकती है आपके लिए, मतलब हार्ड हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है। और आपके बिजनेस गोल्स क्योंकि बदलते रहते हैं एक बिजनेस के, तो उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप उसको बढ़ाना चाहेंगे या फिर अपने बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग वापस चेंज करना चाहेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव और हार्ड हो जाएगा आपके लिए। और सर्वर मेंटेनेंस बहुत आपके लिए कॉस्टली पड़ता है। जैसे अगर आपको स्केलेबिलिटी करनी है, आपको अपना सर्वर और हाई लेके जाना है, तो वो बहुत आपके लिए, उसको मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपका, ठीक है। तो जब ये इतना इजी और रिलायबल नहीं है तो अपने पास ऑप्शन क्या है? सो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इसमें अपन क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है अपने पास? क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने पास एक रिमोट सर्वर होते हैं जो आपको क्लाउड प्रोवाइडर यूज कराते हैं, ठीक है, जो आपके इंटरनेट के ऊपर होंगे। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है, आपका जो डेटा है उसको स्टोर करा सकते हो और अपने डेटा को प्रोसेस करा सकते हो, ठीक है। तो लोकल सर्वर के ऊपर अगर आप रखोगे और अपना लोकल सर्वर अगर आप सेटअप करोगे तो उसकी मॉनिटरिंग वगैरह सब आपको ही देखनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर कोई एप्लीकेशन रखोगे तो। जबकि अगर आप इंटरनेट के ऊपर रिमोट सर्वर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रखते हो तो उसको मैनेज करने का, उसका जो स्टोर करने का, उसके पे डेटा प्रोसेसिंग का सारा ध्यान कौन रखेगा? आपका क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर रखेगा, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रखेगा। अगेन अपन देखते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या फायदे हैं।
तो सबसे पहले तो इसमें आप उतना ही पे करोगे जितना आप यूज करोगे। लाइक अगर आप सर्वर खरीदते हो तो एक मिनिमम लिमिटेशन होती है आपके पास, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि उतने का सर्वर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपके पास, क्योंकि आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर, उसको आप उतना ही पे करोगे जितना आपके यूज में आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है यूसेज, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान भी चेंज करा सकते हो और आप आप उसको बढ़ा सकते हो। एंड जो आपकी कंप्यूटिंग सर्विसेज है लाइक सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो सब इंटरनेट के ऊपर रहेगी, तो कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगी। अगर आप खुद का लोकल सर्वर बनाते हो तो उसको एक्सेसिबल वो कहाँ से हो सकता है, ये आपको खुद को ही श्योर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ कि जो आपका डेटा है वो इंटरनेट के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो और उसको स्टोर कर सकते हो, ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई। तो बेनिफिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, एक तो इसका जो कॉस्ट आती है वो लोअर होती है, ठीक है। क्योंकि आपने जैसे देखा है, अगर आप खुद का लोकल सर्वर होस्ट करोगे, लोकल सर्वर लगाओगे, तो उसके अंदर आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आपके पास ज्यादा आएगी। लोअर रिस्क क्यों होती है, क्योंकि अगर आप खुद का सर्वर सेटअप कर रहे हो तो कभी जैसे कि अगर कोई मान लो उसमें आग लग गई या फिर आपकी जो मशीन है वो किस कारण से बंद हो गई, तो उसकी जो भी ट्रबल शूटिंग आपके पास होगी वो आपको करनी पड़ेगी, उसका मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। जबकि अगर आप क्लाउड सर्वर से सर्वर लेते हो तो जितनी भी रिस्क का पार्ट होता है, आपके डेटा का पार्ट होता है, वो सारी रिस्क उनकी रहती है, वो लोग वो मैनेज करते हैं। हायर सिक्योरिटी, लाइक आपका कभी जो नेटवर्क है वो कभी हैक हो सकता है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप किसी ट्रस्टफुल सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो तो वो उसी की होती है। कोलैबोरेटिव का मतलब है कि अगर आपका मान लो कि आपने एक सर्वर लिया, उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कभी कभार ये हो सकता है उसको आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ ऐड करना पड़े, तो उसके लिए एपीआई वगैरह होती है। तो दूसरी एप्लीकेशन से ऐड करना जो कोलैबोरेटिव सिस्टम होता है, वो भी आपका सर्वर जो आपका क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर होगा वो आसानी से आपको प्रोवाइड करा देता है, नहीं तो आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा। बेटर परफॉर्मेंस, अगर आप अपना सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो परफॉर्मेंस जितने ज्यादा आप उसमें रिसोर्सेज लगाएंगे, जितने अच्छे रिसोर्सेज लगाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन वो आपको उतने ही कॉस्टली पड़ेंगे। अगर आप अपने किसी क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर से वो लेते हैं तो आपको कम कॉस्ट में बेटर परफॉर्मेंस वाला सर्वर मिल जाएगा। रिलायबिलिटी, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं खुद के एंड से भी, कि आपको जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसको आप बता सकते हैं कि मेरे को इसका इतना स्टोरेज बढ़ाना है या फिर मेरे को इस तरीके से इसको मेंटेन करना है, सारा का सारा कॉन्फ़िग वो ही करके देगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सिंपलिसिटी का मतलब आप सिंपल सपोर्ट सिस्टम होता है आपका, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होता है उनका, तो आप उस पर जाके सिंपल तरीके से अपना काम करवा सकते हैं, जबकि आपको इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होगी। स्केलेबिलिटी में क्या होगा कि अगर आपको अपना जो बिजनेस है वो अगर आपका स्केल कर रहा है, ज्यादा यूजर बढ़ रहे हैं, तो आप सिंपल आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से जितने भी आपके रिसोर्स है उनको बढ़वा सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं क्लाउड के बारे में। तो पहला मिसकंसेप्शन जो है वो है क्लाउड इज नॉट सिक्योर। अब यहाँ पे ये है कि क्योंकि आपका जो डेटा होता है वो किसी और के सर्वर पे पड़ा होता है, किसी और की मशीन पे पड़ा होता है रिमोटली, तो ये माना जाता है कि वो सिक्योर नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ट्रस्टफुल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्टफुल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेते हो तो आपका जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अंदर सब चीज लिखी होती है। सेकंड अपना मिसकंसेप्शन है, यू लूज कंट्रोल विद द क्लाउड, कि क्लाउड के वक्त आपका कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कि अगर कहीं पे आपका ब्रेक हो गया, ज्यादा ट्रैफिक आ गया आपके सर्वर पे, जो रिमोट पे है, अगर उस पर ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो आपके पास कंट्रोल नहीं रहता। अब वो उसको 2 दिन में ठीक करते हैं, 3 दिन में, वो उनके ऊपर है, ठीक है। थर्ड है, वी वॉन्ट नीड पीसीज एनी मोर, वी वुड नॉट नीड पीसीज एनी मोर विद क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ अपन को पीसीज नहीं चाहिए होते, तो ये गलत है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग पे भले ही आपका डेटा कहीं दूसरी जगह पड़ा है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको खुद के पीसीज चाहिए। मतलब अगर आपको सिंपल जो आपकी एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर पड़ी है उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है, तो वो आप एक पीसी में कर सकते हैं या मोबाइल में कर सकते हैं, तो आपको उधर मशीन चाहिए। क्लाउड इज नॉट रिलायबल, तो कुछ लोग मानते हैं कि क्लाउड जो है वो रिलायबल नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो अभी टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। द क्लाउड विल गिव यू परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, तो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर है उस पर मल्टीपल टेनेंट्स है,
मल्टीपल टेनेंट्स मतलब बहुत सारे लोगों ने उससे सर्विस ले रखी है और वो अपना जो सर्वर है उसमें बहुत सारे उसके टेनेंट है, और कभी क्या होता है कि आपका उसका कोई दूसरा जो कस्टमर होगा उससे ज्यादा ट्रैफिक आ गया और आप दोनों उसके एक ही सर्वर पे हो, तो हो सकता है उसके ज्यादा ट्रैफिक की वजह से सर्वर क्रैश हो जाए और उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन भी बंद हो जाए। लेकिन इसको हैंडल करने के लिए जो आपकी अच्छी खासी कंपनी होती है लाइक जैसे AWS, सेल्सफोर्स, उन सब ने कई सारे जो आपकी एप्लीकेशन उस पर बनती है उसमें कई सारी लिमिटेशंस लगा रखी है। लाइक अगर सेल्सफोर्स की बात करूँ तो उसमें हर बार लिमिटेशन होती है कि जो प्रोसेसिंग होगी यूजर एंड से उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो इतने मिनट की होगी या उसका साइज इतना होगा वो। तो जब अपन सेल्सफोर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो उसको परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कई सारी लिमिटेशंस आती है आपके पास, ठीक है। वो आप किस तरह का सर्वर खरीदते हो, कितना बड़ा प्लान खरीदते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो क्लाउड सर्विस मॉडल, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है क्या गाइस? अभी तक जितनी अपन ने स्लाइड देखी, अगर किसका कोई क्वेश्चन है तो वो चैट विंडो में टाइप कर सकता है। ओके, सो अब अपन देखते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल। तो तीन तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल होते हैं। पहला होता है अपना IS, सेकंड होता है अपना पैस, और थर्ड होता है अपना सेस। तो अगर आपको एक पैकेज सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पैकेज सॉफ्टवेयर दिख रहा है इसका मतलब अगर आपको खुद की एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है एक नेटवर्क के ऊपर तो आपको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन, ठीक है, उसके पीछे जो अपने पास डेटाबेस होता है वो, एंड इसके बाद रन टाइम। अब ये रन टाइम, मिडलवेयर और ओएस, जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप की बात करो तो इसमें भी आपको ओएस इंस्टॉल करना पड़ता है, मिडलवेयर होता है और रन टाइम होता है। उससे अपनी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन, उसका डेटाबेस और वो किस तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है, ये भी आपको चाहिएगा। थर्ड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन अगर टर्म में बताऊं, ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, आपका जो भी अगर सर्वर है उसके ऊपर मल्टीपल टेनेंट है, मतलब बहुत सारे लोग उस एक ही सर्वर को काम में ले रहे हैं, तो हर सर्वर को काम में लेने वाले टेनेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, ठीक है। मतलब उस सर्वर को बहुत सारे लोग यूज दे रहे हैं, तो जो भी उस सर्वर का एक स्पेस किसी एक को दिया है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं, तो वो उसका स्पेस हो जाता है और उसके ऊपर ही वो अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करता है और उसके यूजर उसी आइडेंटिटी के ऊपर जाते हैं उस सर्वर की उसके एप्लीकेशन चलाने के लिए, तो वो कहलाता है वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपके सर्वर होते हैं, जो आपके फिजिकल रिसोर्स हो गए सर्वर, उसके ऊपर जो फिजिकल स्टोरेज लग रखा है, लाइक आपकी बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क हो सकती है सर्वर्स के ऊपर, पेटाबाइट्स के अंदर, गीगाबाइट्स के अंदर, एंड उसके बाद अपना नेटवर्किंग होती है, ठीक है, कि ये जो जितनी भी सारी चीजें है ये एक नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय हुई। तो अगर आपको एक मल्टीपल यूजर्स को चलाने के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो आपको बेसिक ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। अब इसके अंदर अगर मैं IS की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके जो फिजिकल रिसोर्स है वो सारे आपके सर्विस प्रोवाइडर, जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो मैनेज करेगा, लाइक नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स एंड वर्चुअलाइजेशन। बाकी आपकी एप्लीकेशन बनाना, उसका डेटाबेस मेंटेन करना और किस तरीके से वो प्रोसेस होगी, ठीक है, ये सारा काम किसका होगा, ये आपका खुद का होगा। तो अगर आपको सिर्फ फिजिकल रिसोर्स चाहिए, ठीक है, जो एक नेटवर्क पे अवेलेबल हो जाए, मतलब आप सिर्फ स्पेस अगर चाहते हो जो आपको एक नेटवर्क पे मिल जाए, तो आप IS सर्विस के पास जाओ। बाकी सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन, उसका डेटाबेस और किस तरीके से वो प्रोसेस होगी। सेकंड है अपने पास पैस। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको स्टोरेज मिल जाता है, मतलब फिजिकल रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और वो कहां पर रन होंगे, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये भी आपका वेंडर ही मैनेज करता है। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पे जाके आपको उसका एक इंस्टेंस चाहिएगा, उसकी एक आईडी बनानी पड़ेगी ताकि आप उसका जो स्पेस है उसको मैनेज कर पाओ, और उसके ऊपर आपको अपनी खुद की एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और उसका डेटा कैसे मैनेज होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बनानी है खुद की कस्टम, और उसका डेटा कैसे मैनेज होगा वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें जो फिजिकल रिसोर्सेज है एंड वो किस सर्वर पे कैसे चलेगी, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये सारी वेंडर देखेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बहुत इजी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ज्यादातर अपन काम में भी लेते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर।
आप चाहो तो आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हो चैट विंडो में, फिर उस पर बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, इसके अंदर आपके जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एप्लीकेशन से लेके, ठीक है, उसके फिजिकल रिसोर्स के वो कैसे चलेगा, कहाँ स्टोर होगा, ठीक है, उसका यूजर इंटरफेस, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट, सब कुछ आपका वेंडर ही देखता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जाना है, आपको बनी बनाई एप्लीकेशन मिलेगी, आपको सिर्फ उस एप्लीकेशन को चलाना है, ठीक है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे जाते हो तो एप्लीकेशन भी आपको वही मिलती है, आप क्योंकि एप्लीकेशन वो बना रहा है तो उसमें डेटा कैसे मैनेज होगा वो भी वही मिलता है, वो भी वही वेंडर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी वो कैसे प्रोसेस होगा ये भी वेंडर डिसाइड करेगा, और उसके जो फिजिकल रिसोर्स होंगे वो भी सारे वेंडर डिसाइड करेंगे। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की अगर मैं बात करूं तो अपना जीमेल ले लो आप, ठीक है। जो आपका जीमेल होगा वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, वो क्या करता है, आपका मेल सेंड करने के काम में आता है। तो उसमें आप जाते हो, आप गूगल पे सिर्फ एक आईडी बनाते हो, जो भी उसका सर्वर होता है, अब आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे स्टोर हो रही है आपकी आईडी, आपका डेटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, आप सिर्फ उसको काम में लेते हो, आपका सिर्फ है कि उसको किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है, बाकी सब आपको बना बनाया मिल जाता है। तो वो हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करूं तो अभी अपन सेल्सफोर्स पे जाएंगे, तो सेल्सफोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी देता है और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी देता है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एज ए डेवलपर, एज ए डेवलपमेंट के लिए अपन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वाला पार्ट उसका देखेंगे। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा, अपन सेल्सफोर्स पे जाएंगे, उसके ऊपर आईडी बनाएंगे, मतलब उसके ऊपर एक स्पेस अपन बनाएंगे खुद का, फिर उसके ऊपर अपन खुद की कस्टम एप्लीकेशंस बनाएंगे, एंड उसका डेटाबेस कैसे मैनेज होता है वो भी अपन ही इंश्योर करेंगे। तो एप्लीकेशन और उसका डेटाबेस, कि डेटाबेस में वो कैसे मेंटेन होगा, उसका डेटाबेस कैसे डेटा अंदर जाएगा उस एप्लीकेशन का, यूजर से होके कैसे स्टोर होगा, वो सब अपन ही मेंटेन करेंगे। बाकी उस डेटाबेस वो कैसे चलेगा, ठीक है, स्टोर कहाँ पे होगा, ये सब सेल्सफोर्स खुद ही मैनेज करेगा, ठीक है। इसमें कई सारे सीआरएम आ जाते हैं आपके पास, एडब्ल्यूएस का सीआरएम भी आ जाता है, तो वो सारे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के जैसे आ जाते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में सिर्फ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब फिजिकल रिसोर्सेज मिलेंगे। इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन भी आप खुद बनाओ, उसका डेटा कैसे मैनेज होगा ये भी आप खुद करो, और वो कैसे प्रोसेस होगा, ठीक है, यूजर उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी लिमिटेशन होगी, कितने टाइम तक उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो सब आप खुद ही डिसाइड करोगे, ठीक है। अब अगर अपन इसको एक स्मॉल एग्जांपल से समझे, ठीक है, तो मान लो कि आप कहीं पे गए और आपको वहां पे क्या करना है, रहना है, मतलब आपको अब रहने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले देखा जाए तो जमीन चाहिए होगी, फिर उस जमीन पे आपको घर बनाना पड़ेगा, फिर उस घर के अंदर आप फर्नीचर लगाओगे, फिर उस फर्नीचर को यूज में लेके आप वहां पे परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हो, रह सकते हो। तो अगर आप जमीन भी खुद ढूंढो, उसके ऊपर घर भी खुद, बिल्डिंग भी खुद ही क्रिएट करो, खुद ही बनाओ, बिल्डिंग खुद ही बनाओ, और उसके अंदर फर्नीचर भी खुद ही लगाओ और उसको यूज करो, तो वो पूरा कस्टम हो जाता है, तो वो कहलाएगा आपका पैकेज सॉफ्टवेयर है, आपने खुद का एक लोकल सर्वर डिप्लॉय करा है। अब अगर मैं आईएएस की बात करूं तो आईएएस में आप क्या कर रहे हो, अगर आप जमीन किसी और से खरीद लो, ठीक है, जमीन कौन देगा, कोई और दे देगा आपको, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे प्लॉट आप लेते हो, फिर उस प्लॉट के ऊपर आप बिल्डिंग खुद बनाओ, ठीक है, फिर बिल्डिंग खुद बनाओ, और बिल्डिंग खुद बना के उसके अंदर फर्नीचर भी जैसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का आप फर्नीचर लगाओगे, और फिर उसको यूज करो, तो वो आईएएस के अंदर चले जाए। पैस के अंदर क्या होगा, आपके पास आप जमीन भी किसी दूसरे से ले रहे हो और बिल्डिंग भी आपको वही बना के दे रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर बस फर्नीचर लगा रहे हो, ठीक है, और आपको ही मैनेज करना है कौन सा फर्नीचर कहाँ जाएगा, कैसे उसको यूज में आप लोगे, तो वो सब आप लगा रहे हो, ठीक है, और फिर आप उसको यूज में ले रहे हो। और अगर आप बिल्डिंग भी, जमीन भी ले लेते हो, बिल्डिंग भी ले लेते हो, और उसमें फर्नीचर भी आपको फर्निश्ड बिल्डिंग ले लेते हो, मतलब फर्नीचर भी पहले से लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बस उसको जाके यूज करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जैसे, ठीक है। तो आप अब आपकी बिजनेस गोल्स के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सर्विस चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट विंडो में मेंशन कर सकता है। ओके, सो अपन चलते हैं आगे। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, अब जैसे कि अपन ने देखा, ठीक है, अलग अलग तरह की सर्विसेज देखी, प्लेटफॉर्म देखे, तो उनके कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। तो सेस जो होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे मैंने बताया गूगल ऐप से आपके पास गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, जीमेल, ये सब,
एक ड्रॉप बॉक्स है आपके पास जिसमें आप फाइल शेयरिंग कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो। सेल्सफोर्स है आपका, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आता है वो भी। उसके कई सारे प्रोडक्ट है जिनको आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हो, ठीक है। वहां पे आपके पास ऐप एक्सचेंज होता है सेल्सफोर्स का, उसके ऊपर आप जाके उनको सर्च कर सकते हो। एक सिस्को वेबएक्स है, सिस्को वेबएक्स आप जानते होंगे आजकल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम में आता है। गोटो मीटिंग है। ऐसी सेल्सफोर्स के कई सारे सर्विस क्लाउड है, सेल्स क्लाउड है, ये सारे के सारे आपके पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपको मिल जाते हैं जिनके कई सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। पैस के अंदर आपके पास विंडोज अज़ूर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, जो आपको खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन बनाने देता है, ठीक है, क्लाउड के ऊपर। हिरोकू है आपके पास, फोर्स.com है जो सेल्सफोर्स का है, और गूगल ऐप इंजन है। अगर गूगल के एप्स, गूगल का भी एक क्लाउड है, उसके ऊपर अगर आपको एप्स बनाना है तो आप गूगल ऐप इंजन जाके सर्च कर सकते हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है जो आपको सर्वर वगैरह प्रोवाइड कराता है वो डिजिटल ओशन है, ठीक है। और एक अमेजन वेब सर्विस है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, बहुत पॉपुलर है। तो कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ आपका कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये सारी कंपनीज प्रोवाइड कराएंगी। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं सेल्सफोर्स की, ठीक है। तो सेल्सफोर्स जो है वो मार्क बेनियोफ ने फाउंड करा था, ठीक है, 1999 के अंदर। मार्क बेनियोफ उस समय एक ओरेकल के ओरेकल एग्जीक्यूटिव थे, ओरेकल कंपनी के अंदर। आप जानते हो ओरेकल कंपनी कौन सी है, अभी जो जावा है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, जो अपन यूज में लेते हैं एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें वो थे। आप और फैक्ट इंटरनेट से पढ़ सकते हो जाके सेल्सफोर्स कंपनी के। अब सेल्सफोर्स है क्या? सेल्सफोर्स सीआरएम प्रोडक्ट्स का एक सूट है। सूट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाया होगा, तो जो आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी ऑफिस रिलेटेड जितने भी वर्क के सॉफ्टवेयर है वो हमेशा क्या आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के साथ आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो आपके 500 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। इसी तरीके से सेल्सफोर्स में के अंदर भी क्या है, बहुत सारे सीआरएम प्रोडक्ट का एक पूरा पैकेज है, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक साथ वर्किंग करते हैं, ठीक है। जो भी आजकल की जितनी भी कंपनीज है उनमें जो फंक्शनिंग होती है, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, सेल करना, मार्केटिंग करना, कस्टमर को ट्रैक करना, ठीक है, कस्टमर का अगर कस्टमर को कोई फीडबैक देना है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी ट्रैकिंग जो होती है वो सेल्सफोर्स सीआरएम में हो सकती है। सीआरएम क्या होता है ये अभी अपन देखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सीआरएम आपके पास क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। सीआरएम के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपना कस्टमर होता है उसकी जो नीड्स होती है उसके लिए अपन एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं कि अपने पास जो मेरे बिजनेस है उस अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कस्टमर आता है तो कस्टमर से मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, कस्टमर का क्या क्या डेटा मेरे को रखना होगा, ठीक है, ताकि मैं उसको एज ए लीड जनरेट कर पाऊँ, या फिर कस्टमर अगर कोई इंक्वायरी के लिए आता है तो उसको किस तरीके से ऑर्डर दे पाऊँ, ठीक है। तो कस्टमर की जितने भी नीड होते हैं और बिहेवियर होते हैं उन सबको ट्रैक कैसे करें, उनका डेटा कैसे स्टोर करें, इसके लिए अपन जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो अपन को सीआरएम में मिलती है। इससे क्या होता है कि अगर कस्टमर अपने पास आता है और उसका डेटा अपन रखेंगे, फिर बाद में उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, और कस्टमर को कभी भी अपन से कॉन्टेक्ट करना होगा तो अगर अपने पास सीआरएम होगा तो उससे कस्टमर को क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा और अपन भी कस्टमर को सही तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। तो इससे अगर किसी कस्टमर को किसी कंपनी से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और कंपनी कस्टमर को अच्छे से ट्रैक कर पाती है, अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाती है, तो उससे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है और कंपनी सही तरीके से, भले ही वो कोई प्रोडक्ट बेच रही हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हो या फिर कोई सर्विस सेल कर रही हो, वो ढंग से हर कस्टमर के वाइज, हर कस्टमर के अकॉर्डिंग ढंग से उनको प्रोवाइड करा पाती है। अब इसके अंदर बहुत सारा होता है, लाइक अगर अपन सीआरएम की बात नहीं करें, अगर अपन दूसरा देखें तो कस्टमर से अपन अगर जनरली किसी कंपनी का एग्जांपल ले तो उसके अंदर क्या होगा, आप कस्टमर का ईमेल, फोन, सोशल, आपके पास कोई कस्टमर आया उसका फोन नंबर नोट करके रखोगे, फिर उसको फोन करोगे। तो अभी तक अगर सीआरएम की बात नहीं करें तो आप कोई एक्सेल शीट बनाओगे, कोई डॉक बनाओगे, उनको मैनेज करना आपके एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्सेल फाइल्स हो गई, बहुत सारी शीट्स हो गई, या आप मैनुअली किसी बुक के अंदर कर रहे हो तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जबकि आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू आप एप्लीकेशन बना के बड़ी आसानी से अपने कस्टमर का जितना भी डेटा है, अब उसके अंदर आपका ईमेल भी हो सकता है, फोन भी हो सकते हैं, उसके सोशल आईडीज भी हो सकती है, ठीक है, उन सबको ट्रैक कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो किसमें इंटरेस्ट रखता है, और उसी अकॉर्डिंग आप उसको सर्विस सेल कर सकते हो और प्रोडक्ट सेल कर सकते हो।
इसके अलावा अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है सर्विस सेल करने के बाद या प्रोडक्ट सेल करने के बाद, तो जो सपोर्ट मैनेजमेंट होता है वो भी सेल्सफोर्स मतलब सीआरएम के अंदर ही आता है। तो कस्टमर कंपनी से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का और सर्विस पहुंचाने का जितना भी प्रोसेस होता है उसका ऑटोमेशन अपन सीआरएम के अंदर मिलता है अपन को, ठीक है। जिससे आपके जो कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं उनका कई सारा टाइम बचता है, ठीक है, क्योंकि उनको मैनुअली नहीं करना पड़ता, उनके लिए ऑटोमेशन है, वो सिंपल आपकी ऑर्ग से सारा कस्टमर को एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बहुत सारे कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सीआरएम की, तो आपके आसपास भी कई सारे सीआरएम चल रहे होंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल वाइज अपन देखें, अगर आप अपने डीटीएच ऑपरेटर को देखो तो डीटीएच ऑपरेटर के पास क्या होता है, आप डीटीएच ऑपरेटर के लिए आप फोन करते हो, अब फोन करते हो तो कोई फोन उठाएगा, उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फिर वहां से एक आदमी आता है, आपका जितने भी डीटीएच सेटअप होता है वो करके जाता है, मतलब वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा देता है, उसके बाद वो डीटीएच आपका ऑन कर जाता है, ठीक है। तो क्या यहीं पे उसका काम खत्म हो जाता है? नहीं। अब आपने उससे एक सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसमें सब्सक्रिप्शन आईडी होती है आपके पास एक, तो जब भी आपका कोई ऑफर चल रहा होता है तो वो आपके ऊपर एसएमएस करते हैं। अब वो एसएमएस तब करेंगे जब वो आपका डेटा रखेंगे उनके पास, ठीक है। आपका एंड ऑफ द मंथ अगर आपका टीवी का जो प्लान है, ठीक है, वो अगर एंड होने वाला है तो आपके पास एसएमएस आते हैं, नए प्लान्स के बारे में आपके पास एसएमएस आते हैं। तो आपको अगर अपग्रेड कराना है तो आप फिर क्या करोगे? क्या आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा? नहीं, आप उसको कॉल करोगे, फिर आपका कोई फोन उठाएगा, ठीक है, वो आपसे आपकी या जो भी यूनिक आइडेंटिटी होती है, सब्सक्रिप्शन नंबर या फिर जो भी आपको वो नंबर देंगे वो मांगेगा। जैसे ही आप उसको वो दोगे, वो आपका नाम, एड्रेस, आपका कौन सा प्लान है, और वो खुद बताएगा आप कौन से प्लान पे स्विच कर सकते हो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, वो सारी चीजें आपको बता देगा। तो एक आदमी ये कैसे कर पा रहा है? आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और आपके लिए सिर्फ फोन के ऊपर आप इतनी सारी फैसिलिटी कैसे ले पा रहे हो? तो इसके लिए उसके पीछे एक सीआरएम होता है। अब ये बात करूं तो सपोर्ट मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब सपोर्ट मैनेजमेंट के पास आपने फोन करा और आपने बोला मुझे ये डीटीएच खरीदना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेल्स मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी होगा, या सेल्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी होगा। आपका सपोर्ट मैनेजमेंट उस सेल्स डिपार्टमेंट पे जाएगा, वो बोलेगा कि ये आदमी है, इसका ये डेटा है, अब आप इस पे जाके इसको सर्विस प्रोवाइड करो। तो वो जाके आपका डीटीएच इंस्टॉल कर देगा, इंस्टॉल करने के बाद वो वापस डेटा आकर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी सॉफ्टवेयर होगा सीआरएम, उसमें अपलोड कर देगा। फिर उसके बाद जब आपका जो भी जो एसएमएस वगैरह आएंगे तो वो उस ऑटोमेशन से आएंगे। इसके बाद जब आपका एंड ऑफ द मंथ खत्म होने वाला होगा तो वापस आप सपोर्ट पे जाएंगे या उसके नंबर पे जाएंगे, वहां पे आप अपना प्लान अपग्रेड करा सकते हैं या फिर वापस उसके अंदर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब सर्विस सिर्फ आपको फोन पे मिल रही है, तो आपके लिए क्या हो जाता है, ये बहुत आसान हो जाता है इसको एक्सेस करना, इसको सर्विस को लेना। तो ये सब कैसे चलता है, इसके पीछे आपका सीआरएम हो सकता है, ठीक है। और अभी जो सेल्स फोर्स है वो नंबर 1 सीआरएम पे चल रहा है, तो कई सारी कंपनीज है वो सेल्स फोर्स को काम में ले रही है। अब इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी, तो भी आप सीधा फोन लगा के सपोर्ट से बात कर सकते हैं, वहां पे सपोर्ट आपका उसके पास सारा डेटा आपके पास वापस आ जाता है कि आपको पहले क्या प्रॉब्लम आई थी, वही आपको दोबारा आ रही है क्या प्रॉब्लम, और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको अगर पॉसिबल है तो वहां पे बता देगा, नहीं तो वो अपनी टीम आपके पास भेज देगा, ठीक है। तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? तो ये सब हो रहा है सीआरएम से, और जिसका जितनी बढ़िया सर्विस होगी, सीधी सी बात है, आप उसी ऑपरेटर से प्लान सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो ये सब आपका सीआरएम होता है। और भी कई सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, मोबाइल ऑपरेटर हो गया आपका, जहां जहां अभी आप अगर किसी कंपनी से कोई सर्विस ले रहे हैं और वो आपको इजीली प्रोवाइड हो रही है, तो मान लो कि वहां पे सीआरएम है, ठीक है। अब अगर अपन सेल्स फोर्स की बात करें, तो सेल्स फोर्स के अंदर अपन को कैसे कैसे अपन अपना जो सॉफ्टवेयर होगा या अपनी एप्लीकेशन होगी उसको देखेंगे, उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप एसेंशियल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको एक और क्रिएट करनी पड़ेगी या आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपको उसको सेटअप करना पड़ेगा। अब मेन जो चीज होती है ज्यादातर आपका सेल्स ऑटोमेशन होता है, आपकी जो भी सर्विस है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचने का, ठीक है। तो आप उसमें सेल्स ऑटोमेशन लगाएंगे, जो भी आपका प्रोसेस है उस अकॉर्डिंग।
अब आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेल्सफोर्स खुद भी कुछ एप्लीकेशन आपको बना के देता है, आप चाहो तो उसकी प्री बिल्ट एप्लीकेशन भी काम में ले सकते हो, और आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो फिर आप उसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। उसके बाद है अपने पास सपोर्ट एंड सेल्फ सर्विस। सपोर्ट एंड सेल्फ सर्विस के अंदर जैसे मैंने बताया सपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है प्लेटफॉर्म एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम वही है कि आप अपनी कस्टमाइजेशन अगर आपको करना है तो आप प्लेटफॉर्म एक इकोसिस्टम काम में ले सकते हो जिसमें आपको कस्टमाइजेशन टूल्स दिए हुए रहते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब अब अगर आपको उसके अंदर और भी चीजें ऐड करनी है, ठीक है, तो आप मोबिलिटी कर सकते हो। और आप उसके अंदर और भी है कि अगर जैसे आपका मोबाइल है, अगर आपको अपना जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसको मोबाइल के ऊपर डिप्लॉय करना है तो वो भी सेल्सफोर्स आपको देता है, ठीक है, कि आप उसका एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो या आईओएस बना सकते हो, आईओएस ऐप बना सकते हो, वो भी आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब आप अगर आपकी कंपनी है उसके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी मार्केटिंग करने का डेटा ट्रैक कर सकते हो, करना चाहते हो तो वो मार्केटिंग ऑटोमेशन से होगा। अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लीड आई है, मतलब आपके पास किसी कोई कंपनी आई है या कंपनी का कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव आया है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाता है पर ऑर्डर नहीं देता, तो जब वो इंटरेस्ट दिखाता है और आपको लगता है कि नहीं ये ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जो वो प्रोसेस होता है उसको ऑर्डर देने तक का, लीड से ऑर्डर देने तक का, वो सारा अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप उसको अलग अलग स्टेज होते हैं, कई सारे स्टेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो कि उसको कब कोटेशन देना है, कब उससे ऑर्डर लेना है, ये सारी चीज। फिर आता है आपका केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट आपका ये होता है कि अगर कस्टमर को सर्विस या प्रोडक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी वेब से, ईमेल से, या फिर आपके जो भी आपने कस्टम बना रखा है वे, उस पे आके वो अपनी जो भी, जैसे सेल्सफोर्स में उसको केस बोलते हैं, आप बोल सकते हो प्रॉब्लम, उसको रजिस्टर कर सकता है और उसको आप कैसे हैंडल करोगे उसका भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो कि किस एम्प्लॉय के पास वो जाएगी, कौन इसको देखेगा, तो वो हो जाएगा केस मैनेजमेंट। इसके बाद आपका जब आप ये सब हो जाता है आपका, तो आप एआई प्रिडिक्शन पे भी जा सकते हो कि आपका जितना भी कस्टमर का डेटा है तो उसको आप ट्रैक करके कि आपकी आगे की आपको किस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, ठीक है, तो वो सारी एआई प्रिडिक्शन जिसको अपन फोरकास्ट बोलते हैं वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद आता है एडवांस एनालिटिक्स। एडवांस एनालिटिक्स के अंदर की आपका जो डेटा है उसको आप फोरकास्ट करके एज अ चार्ट, एज अ कई तरह के चार्ट के अंदर कई तरह के विजुअल इफेक्ट्स के साथ उसको शो कर सकते हो, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ पे काम करने की जरूरत है या फिर कौन सा आपका बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही है, तो उसी अकॉर्डिंग आप फ्यूचर के अंदर एक्शन लोगे। तो आप असेंशियल से स्टार्ट करके आपका एआई तक का पूरा काम आपके सेल्सफोर्स के अंदर हो जाएगा, जो कि एक बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको उसके कस्टमर से जोड़ने के लिए। अब एडवांटेज ऑफ सीआरएम, तो डिस्कवर न्यू कस्टमर, ठीक है, जैसे एआई से आपको पता है आप अलग अलग कस्टमर को डिस्कवर कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यूज, अब जितना अच्छा आप कस्टमर को सर्विस देंगे वो उतनी जल्दी जल्दी आपसे, या तो वो और भी आपके कस्टमर बनेंगे या वही कस्टमर आपसे बार बार सर्विस लेगा, तो उससे आपका कस्टमर रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर को बेटर सर्विस तो आप प्रोवाइड करा ही सकते हैं। सेल्स प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली, तो प्रोडक्ट से आपकी जो भी सर्विस है आप उसको ज्यादा इफेक्टिवली सेल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प सेल्स स्टाफ क्लोज डील्स फास्टर, तो आपका जो सेल्स स्टाफ है उसको आप डील्स क्लोज करने के अंदर ज्यादा हेल्प मिल जाती है क्योंकि कस्टमर का सारा डेटा एक जगह मिल जाता है, ठीक है। मेक कॉल सेंटर्स मोर एफिशिएंट, तो कॉल सेंटर वाला जो काम होता है वो भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। सिंप्लीफाई मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोसेस, तो मार्केटिंग का, सेल्स का और बाकी जितना भी आपका कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस होता है, बिजनेस रिलेटेड प्रोसेस, वो सारा सेल्स फोर्स के अंदर आप सिंप्लीफाई करके लगा सकते हो, पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा आपका। अब बेनिफिट्स ऑफ सेल्स फोर्स, तो सीआरएम बहुत सारे आपके पास मार्केट में, AWS का भी है, सेल्स फोर्स का भी है, गूगल का भी है। तो आपके सेल्स फोर्स में क्या बेनिफिट है, सेल्स फोर्स आपको, हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही है मेरी? ओके, ओके, थैंक्स मोहित एंड पायल। ओके, सो
अब सेल्सफोर्स एक तो हाईली कस्टमाइजेबल है, कस्टमाइजेबल मतलब आपको प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी देता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनी बनाई भी देता है। अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है आपकी खुद की बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए उसने कई सारे टूल्स दे रखे हैं। इसके बाद अपने पास जो आता है वो ये है कि सेल्सफोर्स हर साल 3 मेजर रिलीज निकालता है जिसमें बहुत सारे अपडेट्स होते हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्टर ग्रोइंग कर रही है तो मार्केट के अंदर सेल्सफोर्स बहुत जल्दी जल्दी उसके अपडेट रिलीज करता है, ठीक है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो जो उसको लगता है कि ये अपडेट करने चाहिए अपने सीआरएम के अंदर, तो वो जो भी अपडेट निकालती है, आपने अगर उससे सीआरएम ले रखा है तो वो आपके ऊपर ऑटोमेटिक आपके सीआरएम पे ऑटोमेटिक अप्लाई प्रोवाइड हो जाते हैं। अब किस अपडेट को आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो आगे जाके। तो इससे क्योंकि जो भी लेटेस्ट फीचर होगा हमेशा जो यूजर्स होंगे वो कहाँ पे स्विच होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो सेल्सफोर्स हमेशा अपडेटेड रहती है जिसकी वजह से उसकी जो यूजर्स अडोप्टेबिलिटी रेट है वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अब जो सेल्सफोर्स है उसकी सबसे हाईएस्ट यूजर अडोप्टेबिलिटी रेट है, तो इसलिए वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट अब सेल्सफोर्स क्योंकि दो अब मैंने बताया था कि दो प्लेटफॉर्म के जैसे आपके पास एक तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अगर मैं देखूँ तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है आपके पास, सेल से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स भी आप उसके अंदर बना सकते हो, उसके जो कस्टम एप्स होते हैं वो बना सकते हो, एनालिटिक्स एआई जो है इंटीग्रेशन के लिए म्यूलसॉफ्ट है उसके साथ आप कर सकते हो। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मतलब एम्प्लॉयज का जो डेटा वो मैनेज करते हैं, लाइक अगर कोई डॉग मैनेज करनी है, एक्सेल मैनेज करनी है, उसके लिए भी एक ट्विट है सेल्सफोर्स में। ट्रेल ब्लेजर्स एंड रीस्किलिंग, अगर आपको सेल्सफोर्स को सीखना है, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, तो आप एक ट्रेल हेड है सेल्सफोर्स का खुद का बनाया हुआ, उसके ऊपर आप जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इसके पास, ठीक है, जैसे आपकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो गई या अलग अलग तरह के जितने भी बिजनेस है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी है। सेल्सफोर्स पार्टनर क्या होते हैं, वो कंपनीज, ठीक है, जो सेल्सफोर्स के ऊपर काम करती है। लाइक अगर आपको अपनी खुद की सेल्सफोर्स एप्लीकेशन बनवानी है तो आप सेल्सफोर्स पार्टनर्स को अप्रोच करते हैं, वो आपको सेल्सफोर्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशन बना के देती है। सेल्सफोर्स सक्सेस एक कम्युनिटी आपके पास सेल्सफोर्स की, लाइक आपने स्टैक ओवरफ्लो देखा होगा, ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसी तरह की आपकी एक सक्सेस कम्युनिटी है सेल्सफोर्स की, जिसके अंदर सेल्सफोर्स पे जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे उसको एक्सेस करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर किसी दूसरे का कोई क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर दे सकते हो या खुद का कोई क्वेश्चन देके उसका आंसर ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स के, मोबाइल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पे उसकी ऐप चला सकते हो, ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन है, एआई है उसके अंदर, विजन का मतलब जो आगे की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो भी सेल्सफोर्स के अंदर अप्लाई होती है। वॉइस कमांड भी आप इसके अंदर लगा सकते हो, लाइक आपके मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंट होता है उस तरह की फंक्शनलिटी भी आप अपने एप्लीकेशन में लगा सकते हो। सिक्योरिटी है यहाँ पे, सिक्योरिटी एक नेटवर्क सिक्योरिटी बोल सकते हो आप, सर्वर सिक्योरिटी वो तो है ही, प्लस आपकी एप्लीकेशन में भी आप सिक्योरिटी अप्लाई करके रखते हो। सिक्योरिटी कैसे, अगर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज है तो किस एम्प्लॉयज को किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को कौन सा डेटा शो करना है उसके ऊपर भी आपका पूरा एक्सेस रहता है। प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी, तो प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी के अंदर ये आता है कि आपका जो अकाउंट बनता है, ठीक है, तो आप अपना अकाउंट किस तरीके से लॉग इन करोगे, तो आपने गूगल में देखा होगा आपका 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होता है, वैसे आपका सेल्सफोर्स में भी होता है, ठीक है। तो वहां पे आप अपने लॉगिन के ऊपर भी उसको मैनेज कर सकते हो कि जो आपके एम्प्लॉयज है या जो आपके कस्टमर है, मतलब आपके कुल मिला के जो यूजर्स है वो कब लॉग इन कर सकते हैं, आप प्लेस भी डिसाइड कर सकते हो उनके आईपी से कि किस आईपी से वो लॉग इन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, कम्युनिटीज है बहुत सारी जिसके ऊपर जैसे मैंने बताया सक्सेस कम्युनिटी है, तो उसके ऊपर जाके आप लोगों से मिल सकते हो जो सेल्सफोर्स के ऊपर काम करते हैं और नई नई चीजें सीख सकते हो। बिल्डर तो है ही आपके पास, बिल्डर जो होगा वही सेल्सफोर्स एडमिन का काम का है, तो अपन इस पे जाके आगे बढ़ेंगे। एक फ्लो है, फ्लो एक आपके पास डिक्लेरेटिव टूल है या आप बोल सकते हो एप्लीकेशन बनाने का एक टूल है, तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो इससे आप बड़ी आसानी से एप्लीकेशन मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास जिसको आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में रख सकते हो, मतलब पहले से ही सेल्सफोर्स ने बना रखे आप उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या प्रोवाइड कराता है सेल्सफोर्स, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर दो तरीके होते हैं।
तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करूँ तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि आपको स्पेस मिल जाता है, आपको आप किस तरीके से यूजर से डेटा लेना है और किस कहाँ पे उसको स्टोर करना है, मतलब आपको एप्लीकेशन कौन सी बनानी है वो आप खुद डिसाइड करते हैं और उसका डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर होगा वो भी आप खुद बनाते हैं। तो वो हो जाता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहाँ पे आप कस्टमाइज करते हैं अपनी एप्लीकेशन को या एप्लीकेशन पूरी बनाते हैं। तो उसके दो तरीके हैं सेल्स फोर्स में, एक होता है आपके पास सेल्स फोर्स एडमिन और एक होता है सेल्स फोर्स डेवलपर। तो दो तरीकों में क्या होता है, एक होता है डिक्लेरेटिव पार्ट, एक होता है प्रोग्रामेटिक पार्ट। डिक्लेरेटिव पार्ट की मैं बात करूं तो सेल्स फोर्स ने छोटे छोटे टूल बना रखे हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक से, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है, मतलब आपको कोई कोड नहीं लिखना वहां पे, आपको फंक्शनैलिटी समझनी है उस टूल की और आप उसकी मदद से पूरी एक एप्लीकेशन अपनी बना सकते हो या अपनी एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिंपल कोई कोड नहीं लिखना होता है, बस आपको समझना होता है वो टूल कैसे काम करता है। तो सिर्फ आप पॉइंट एंड क्लिक से, मतलब बिना कोई कोड लिखे भी कस्टमाइज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को या बना सकते हो। तो वो सिंप्लिसिटी रहती है आपके लिए, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ता और स्पीडली, मतलब रैपिड डेवलपमेंट होता है आपका, ठीक है, क्योंकि कोड लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। एंड अगर प्रोग्रामेटिक व्यू पे मैं जाऊं तो वहां पे अगर आपको, क्योंकि एज अ कोड, अगर एज अ कोड लिख के आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो फुल फ्लेक्सिबल होती है आपके लिए। और प्रोग्रामेटिक के ऊपर अपन कब जाते हैं, जब अपन को इंटीग्रेशन वगैरह करना होता है। बाकी जो चीजें होती है वो आप डिक्लेरेटिव से भी कर सकते हो सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई इंटीग्रेशन करना है या फिर आपको कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है बहुत ज्यादा, जिसमें कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो रही है, तो आप प्रोग्रामेटिक व्यू पे जाते हो, ठीक है। बाकी आप डिक्लेरेटिव से भी कर सकते हो काफी सारी चीजें सेल्सफोर्स में। तो ये एक बहुत मेजर आपका बेनिफिट है सेल्सफोर्स का। इसके अंदर एक ये चीज भी होती है कि जैसे कि मान लो आपकी ऑर्ग ने आपका सॉफ्टवेयर बनवा लिया, अब उसको मैनेज करने के लिए भी सेल्सफोर्स एडमिन चाहिए होते हैं कई सारे। तो जब अपन सेल्सफोर्स एडमिन पे देखेंगे सेल्सफोर्स एडमिन का रोल क्या होता है, तब उसको समझेंगे। अब आगे चल के अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन सेल्स फोर्स में ऑर्ग बना सकते हैं और किस तरीके से उसको थोड़ा उसका एनवायरनमेंट देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होती है। तो ऑर्ग बनाने के लिए आपको जिस यूआरएल पे जाना है, ठीक है, क्योंकि आप एज ए कस्टमाइज एप्लीकेशन उसके अंदर बनाना चाहते हो, तो वो आपको जाना है www.developer.salesforce.com। 1 सेकंड भाई, वहाँ पे शायद कोई इंटरनेट का इशू है। ओके, तो यहाँ पे जाके आपको साइन अप करना है, ठीक है, डेवलपर अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्म आएगा आपके पास, उस फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शन है आपके पास वो आपको फिल करने हैं। ये सब पूरा सेल्सफोर्स में जिस तरह की एप्लीकेशन बनती है, तो इस तरह का कुछ फॉर्म आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप खुद भी इस तरह का फॉर्म आगे बना सकते हो जब आपकी एप्लीकेशन आप बनाओगे। तो यहाँ पे नेम आप भर दो, आपका ईमेल एड्रेस भर दो, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप वही भरना जिसका पास आपका पासवर्ड हो, ठीक है, जो आप एक्सेस कर पाओ आगे जाके, ओपन कर पाओ, क्योंकि एज ए ऑर्ग के अंदर भी आपके काम आएगा। और अभी इसके ऊपर जब आप पासवर्ड सेट करोगे तो भी आपके पास ईमेल काम आएगा। तो ईमेल आपको आपका वही भरना है जिसका पासवर्ड आपके पास हो या आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो थ्रू मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब रोल में आप भर सकते हो, एज ए डेवलपर भर सकते हो, एज ए एडमिन भर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एडमिन ले लेता हूँ। कंपनी में आप यहाँ पे कोई हार्डकोर कंपनी आपको नहीं देनी है जो रियलिस्टिक एग्जिस्ट कर रही हो। अगर आप किसी कंपनी में हो एडमिनिस्ट्रेटर तो आपको देना है, नहीं तो एज ए सीखने के पर्पज से आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लाउड दे देता हूँ। यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है तो इंडिया, पोस्टल कोड डाल दो आप आपकी एरिया का। मैं अजमेर, मेरा अजमेर है तो मैं अजमेर का पोस्टल कोड डाल दिया मैंने।
यूजर नेम आपको जी बना सकते हो, तो यहाँ पे अपन बना सकते हैं, मैंने बना दिया iWordsUser@cloud.com। अगर ये अवेलेबल होगा तो आपके पास एरर हट जाएगी, अगर नहीं होगा मतलब किसी और ने इस नाम से यूजर नेम बना रखा है तो आपको फिर दूसरा यूजर नेम चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक होगा आपके पूरे सेल्सफोर्स के सर्वर पे। ओके, तो अपन साइन अप कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, फिर आपके ईमेल अकाउंट पे एक मेल आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे आ गया आपका वेरीफाई योर अकाउंट, यहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा पासवर्ड रखना है जिसमें ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है 8 करेक्टर की, 1 लेटर की और 1 नंबर की, वो फुलफिल हो जाए। यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और इस और को आपको याद रखना पड़ेगा इसका यूजर नेम, तो आप इसको कहीं कॉपी करके रख सकते हो। अब इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप रख सकते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने मेरा पासवर्ड चेंज कर लिया है, और अब आपकी एक और बन चुकी है। ठीक है, और के अकॉर्डिंग आपके पास आपका यूआरएल आ जाएगा और का। ठीक है, तो ये लोड हो रही है। तो यहाँ पे आप जो व्यू देख रहे हो वो सेल्सफोर्स का लाइटनिंग व्यू है आपके पास। ठीक है, सेल्सफोर्स के आपके पास दो व्यू होते हैं, एक लाइटनिंग और एक क्लासिक। तो अगर अपन क्लासिक की बात करें तो क्लासिक जो है सेल्सफोर्स का इनिशियल व्यू था जब सेल्सफोर्स स्टार्ट हुई थी तब का। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करी वैसे इसका लाइटनिंग व्यू आ गया। तो दोनों में आप अपनी और सेटअप कर सकते हो, आप अपनी और को हैंडल कर सकते हो, वहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपन लाइटनिंग व्यू से इसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सबसे पहले आपकी प्रोफाइल का आइकन, वो आप यहाँ से जाके मैनेज कर सकते हो। आपको कुछ सेटिंग्स करनी है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करो, लॉग आउट आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले डेंसिटी होती है, आप जानते होंगे जीमेल में भी आती है, कॉम्पैक्ट कर दोगे फिर आपसे रिफ्रेश मांगेगा, तो उस अकॉर्डिंग आपके लेआउट में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अपन इसको बाय डिफॉल्ट पे ही रखते हैं, कॉन्फी पे। यहाँ पे आप जाओगे तो आपकी जो प्रोफाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपको डिटेल्स दिख जाएगी। तो मेरा नाम है, एलियाज नेम है, यहाँ पे ईमेल है। ठीक है, ये यूजर नेम है जिसको अब आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करोगे तो इसी यूजर नेम के साथ आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब फिल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे, ये सब फिल कर सकते हो। अगर आप इसको लॉग आउट करते हो तो आपको ये याद रखना है आपको लॉगिन कहाँ से करना है, वो मैं बता देता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको login.salesforce.com है, उस वाले यूआरएल पे जाना है। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ login.salesforce.com। और जब आप अपनी ऑर्ग बनाओगे तो उसके लिए आपको developer.salesforce.com के ऊपर जाना है, जहाँ पे साइन अप का बटन मिलेगा। ठीक है, और लॉगिन करने के लिए login.salesforce.com, जो भी आपका यूजर नेम आपने सिलेक्ट करा था वो आपको लिखना है, एंड उसके बाद आपका पासवर्ड। ठीक है, तो ये आपसे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो रिमाइंड मी लेटर आपको दिख जाएगा, आप यहाँ पे कर दो, एंड आपकी और अगेन ओपन हो जाएगी। तो आपने अपन ने और बना लिए। ठीक है, तो गाइज अगर किसका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कुछ भी सेल्सफोर्स से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड, चैट बॉक्स के अंदर।
ओके, तो गाइज आज अपन अपना सेशन यहीं पे रैप अप करते हैं, कल अपन देखेंगे। ओके ठीक है मोहित। ओके, कल अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन अपनी और के अंदर क्या क्या चीजें होती है सेल्सफोर्स और के अंदर स्टैंडर्ड, एंड किस तरीके से अपन सेल्सफोर्स एडमिन के अकॉर्डिंग अपनी और को मैनेज करेंगे। सेल्सफोर्स एडमिन क्या होता है, तो स्टे ट्यून विद अस गाइस एंड गुड बाय। तो अपन कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू पायल, थैंक यू पूनम, ओके थैंक यू कामाक्षी, थैंक यू मोहित। सो बाय बाय गाइस, कल अपन मिलते हैं सेशन के अंदर एंड अपन आगे जाके और एक्सप्लोर करते हैं। गुड बाय।